बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो लास्ट लेक्चर्स थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, हम लोग उसमें स्टडी कर रहे थे कि जी जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने पढ़ना है वो ये है कि जी जॉब एनालिसिस अगर हमें जॉबलेस वर्ल्ड के अंदर करना पड़े तो हम उसको कैसे करेंगे, और उसके अलावा इसमें डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं उनको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जी सबसे पहले देखिए, हम लोग जॉब एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो आज क्योंकि जॉबलेस और जॉब दोनों का जो है वो मीनिंग बताता हूँ पहले आप लोगों को। जॉब से मुराद कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटी जो आप पे के लिए करते हो तो वो कहलाती है जॉब। अब क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्यूचर में है हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो रही है, हर चीज़ मशीन्स पर शिफ्ट हो रही है। क्या हो रहा है, मशीन्स पर तो बहुत सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वर्ल्ड है मतलब वो जॉबलेस होने जा रही है। तो इसके लिए हम लोग कैसे जॉब एनालिसिस करेंगे, तो वो कहलाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस, जिसको हम लोग लेटर ऑन इन दिस लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो जी सबसे पहले जॉब की डेफिनेशन बताई मैंने कि सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैरिड आउट फॉर पे, कि कोई भी एक्टिविटीज़ का सेट जो या एक्टिविटीज़ कोई भी करते हो, काम करते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ पे के बदले, सैलरी के बदले, तो ये मेरे लिए क्या कहलाती है जी, जॉब कहलाती है। अब मैं आपको बताता हूँ जी फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टू इन लार्ज जॉब्स क्या है बेसिकली। देखिए जो जॉब है, हम जॉब की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंसर्न या उसको फॉलो करते हैं विद दी एफिशिएंसी। देखें एडम स्मिथ था, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर था, बहुत बड़े जो थे जिन्होंने स्टार्ट लिया था मैनेजमेंट का। इन्होंने कहा था कि जो एक्टिविटीज़ हैं या काम है वो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ होने चाहिए, मतलब स्पेशलाइज्ड जॉब। जो बंदा काम कर रहा है एक, उसको बार बार वही काम दिया जाए, जिससे क्या होगा कि उसको उस चीज़ में एफिशिएंसी आएगी। जब उसको किसी चीज़ में एफिशिएंसी आएगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो एडम स्मिथ और फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने स्पेशलाइजेशन का डायरेक्टली रिलेशनशिप कायम किया विद द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, कि फर्म की एफिशिएंसी के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो कायम किया। लेकिन क्योंकि हमारी जो जॉब्स हैं वो बहुत सारी ख़त्म हो रही हैं, तो बहुत सारी जॉब जो हैं वो आगे फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आजकल ये कहा जा रहा है कि पिजन होल प्रिंसिपल इसको इस्तेमाल किया जाए। वो कहता है जी पिजन होल प्रिंसिपल है क्या बेसिकली। पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या है। एक कंटेनर में वो कहता है जैसे आपने एक पिजन को रखना है तो उसकी बजाय आप एक कंटेनर में डिफरेंट कंटेनर्स बना लें और उनमें काफ़ी सारे पिजन्स आप लोग रख सकते हैं। तो ये है पिजन होल। ऐसे ही इसमें कैसे कि मतलब एक पर्सन को स्पेशलाइज्ड बनाने की बजाय उसको डिफरेंट काम सिखाए जाएं,
जिससे वो हर काम कर ले ताकि वो उसकी जो जॉब है वो ख़त्म ना हो। तो इस पर्पस के लिए 3 जो हैं टर्म यूज़ की हैं उसने। फर्स्ट टर्म जो यूज़ की है उसने दैट इज़ जॉब इनलार्जमेंट। उसके बाद जो अगली टर्म यूज़ की है वो है जॉब रोटेशन, और फिर नेक्स्ट टर्म है जॉब इनरिचमेंट। अब जॉब इनलार्जमेंट, लार्ज मतलब कि असाइनिंग द एडिशनल ड्यूटीज टू द वर्कर्स, कि एक वर्कर जो एक काम कर रहा है उसको कहा जाए कि एक बंदा एक काम कर रहा है, उसको कहा जी भाई आपने ये काम भी करना है, इसके अलावा आपने ये काम भी करना, मतलब उसके जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ ऑफ द जॉब, उसको बढ़ा दिया जाए। मतलब जॉब जी एक बंदा है उसने कटिंग करता था पहले सिर्फ, उसको कहते हैं भाई नहीं तुमने कटिंग नहीं करनी, कटिंग के साथ साथ तुमने असेंबलिंग भी करनी है, तुमने इसकी फिनिशिंग भी करनी है। तो भाई मतलब क्या हुआ कि पहले उसकी जॉब थी सिर्फ कटिंग करना, अब उसमें इजाफा करके साथ असेंबलिंग और फिनिशिंग दोनों काम उसके साथ जोड़ दिए गए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है जॉब इनलार्जमेंट, ताकि कल को जब जॉबलेस वर्ल्ड होगी तो क्या होगा कि एक पर्सन जिसको सारे काम कर सकता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक चीज़ ऑटोमेटेड हुई है तो वो दूसरी चीज़ करने लग जाएगा अल्टीमेटली जो है, क्योंकि किसी ना किसी काम के लिए तो लोगों की ज़रूरत है। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों को बताऊं तो वो है जी आप लोगों के पास जी जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या है कि सिस्टमेटिकली एक वर्कर को आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके पास जो एक्टिविटीज़ की तादाद होती है जिनको वो जानता है वो बढ़ जाती हैं। तो ये है आप उसके पास जी जॉब रोटेशन। अब जो थे साइकोलॉजिस्ट था एक, उसका नाम है फ्रेडरिक हेज़बर्ग। उसने कहा था कि भाई आप मोटिवेट करो एम्प्लॉयज़ को, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए उनको मोटिवेट करो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो, जिसके लिए उसने एक टर्म यूज़ की जिसको कहेंगे हम लोग जॉब इनरिचमेंट। रीडिज़ाइनिंग द जॉब in the way that increases the opportunities for the workers, feeling responsibilities, achievement, growth and recognition। मतलब एक वर्कर है वो सारे ज़िंदगी बेचारा सिर्फ एक ही जगह पे काम ना करता जाए, बल्कि उसको क्या किया जाए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मतलब उसको ऑनरशिप दी जाए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाए कि भाई आप हैं तो हम हैं, आप लोग काम करें, आप अपने जो नीचे न्यू लोग आते हैं उनको भी ट्रेंड करें, जिससे उसको मोटिवेशन, उसको फील होगा कि भाई उसकी भी पहचान है, उसको भी अहमियत दी जा रही है, जिससे वो काम ज़्यादा करेगा और अपनी जो जॉब्स हैं उनमें भी इजाफा खुद ब खुद करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेगा। ये जो मैंने अभी बताया ये फ्रॉम स्पेशलाइज टू लार्ज, देखें बेसिकली ये इसलिए है ताकि स्पेशलाइजेशन को ख़त्म करके उसको डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं या जॉब्स हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्यों मैनेजर्स जो हैं वो डी जॉब कर रहे हैं, आर डी जॉबिंग देयर कंपनीज। जैसा कि मैंने बताया था कि चाहे कोई स्पेशलाइज्ड है, इन लार्ज है, इनरिच्ड हैं, लेकिन देखिए ना, चाहे कोई बंदा सिर्फ एक काम में महारत रखता है या एक से ज़्यादा वो काम कर रहा है या उसके पास उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, कुछ ना कुछ तो वर्कर को करना पड़ेगा ना। तो अब इस पर्पस के लिए उसने एक टर्म यूज़ की है जिसको उसने बड़ा एक नाम दिया है, उसको कहा डी जॉबिंग। डी जॉबिंग मीन्स broadening the responsibilities of the company's job and encouraging employees not to limit themselves to what on their job description is a result of changing taking place in business today।
अब क्या हो कि जी डी जॉबिंग से मुराद क्या है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाए, एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि भाई आप लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद बढ़ाओ, अपनी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जॉब्स को खुद बढ़ाओ, ताकि जो दुनिया चेंज हो रही है, डायनामिक वर्ल्ड है, इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, उनसे आप नबरदज़मा हो सको, उनसे आप मुकाबला कर सको। तो इस पर्पज़ के लिए वो ये कहता है कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाओ, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाए इस मैटर के लिए, तो इसको वो कहता है डी जॉबिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कंपटीशन है, पॉलिटिकल, देखें डी जॉबिंग क्यों ज़रूरी है। अब हर चीज़ एक जैसी तो नहीं रहने वाली सदा, क्या होना है, हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ क्या हो रही है जी, बदल रही है। बदल कैसे रही है जी, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, ग्लोबल कंपटीशन हो रहा है, डी रेगुलेशंस हो रही हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, और सर्विस इकॉनमी की तरफ जो है हमारा मुआशरा जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो इसको वो कहता है जी डी जॉबिंग, इसको वो क्या कह रहा है जी, डी जॉबिंग। तो इस पर्पज़ के लिए उसने डिफरेंट टर्म्स को उसने मुतारफ़ करवाया है कि क्यों ज़रूरी है। फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस, सबसे पहले उसने क्या कहा जी, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस। अब फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखिए ट्रेडिशनल पैरामिड्स में वो कहता है जी कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसको कम किया जाए। अब देखें अगर वो कहता है किसी जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, मैनेजमेंट है, इसके अलावा उसके नीचे भी कुछ मैनेजेरियल लेवल्स हैं, वो कहता है अगर 7-8 है तो इनको कम करके 3-4 करो, आपस में सबको एक जैसे लेवल पे लेके आओ। अगर वो कहता है किसी में दर्जनों के हिसाब से मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, उनको भी वो कहता है कम करो, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आपस में इनका सुपरवाइज करना जो है वो आसान हो जाएगा, और वो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोई एक दूसरे से बिगड़ नहीं होगा, बड़ा नहीं समझेगा अपने आप को। नेक्स्ट है वर्क टीम्स। वो कहता है मैनेजर हर किसी को एक काम करने देने की बजाय काम जो है वो टीम्स में डिवाइड करके दे, जिससे क्या होगा कि भाई वो काम टीम की सूरत में जल्दी होगा, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, और अगर एक बंदे को काम नहीं आता तो दूसरे से वो सीख कर वो काम जो है वो कर लेगा। तो इसीलिए उसने कहा कि जो काम देना है वो किस सूरत में दे जी, वर्क टीम की सूरत में जो है वो काम को प्रोवाइड करे टू द एम्प्लॉयज़। अब है मतलब उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, उसने कहा जी ओवरली एम्प्लॉयज़ मेक एम्प्लॉयज़ असाइनमेंट, स्केड्यूल ओवर टाइम, एस्टेब्लिश प्रोडक्शन टाइम एंड चेंजेस ओवर एंड हैंडल कॉस्ट कंट्रोल, रिक्विजिशन एंड वर्क ऑर्डर्स। मतलब वो कहता है कि जी एम्प्लॉयज़ को सेपरेटली काम देने की बजाय टीम्स में काम दिया जाए, जिससे आपको बड़े फ़ायदे हो जाएंगे कि आप टीम की सूरत में तो किसी को पे करोगे, लेकिन आपको एम्प्लॉयज़ को ओवरली जो पे करते हो वो नहीं पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी, इन चीज़ों को वो कहता है जी। उसके अलावा अगली जो चीज़ उसने यूज़ की है वो क्या किया जी, उसने किया जी बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, है क्या, ऑर्गेनाइजेशन मार्क्ड बाय द वाइड spread use of teams and similar structural mechanism that reduces and make more permeable the boundaries that typically separate department। बेसिकली क्या है कि वो कहता है कि अगर एक पर्सन एक डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो वहाँ तक महदूद होकर ना रहे, बल्कि अपनी जॉब को जो मर्जी काम है, मतलब दूसरी जो जॉब है उसमें भी जाकर वो काम जो है वो करे। अब कई दफ़ा हमने ये बाउंड्री लेस जो ऑर्गेनाइजेशन है
ये तब फ़ायदेमंद होती है जब एम्प्लॉयज़ थोड़ी सी अपनी ईगो मारते हैं। अब कैसे? अब हमने या आपने अपनी लाइफ के अंदर बड़ी दफ़ा कोई काम करना हो ना, घर में भी करना हो या किसी अदारे में करना हो, एक बंदा जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेली वही काम करता है, अगर उसको कह दिया जाए ना कि भाई आप ये काम करो, कर दो, वो कहता है इट्स नॉट माई जॉब। लाइक अगर प्रोडक्शन करने वाले को कह दिया जाए भाई आप सेल करो, तो वो क्या कहता है? इट्स नॉट माई जॉब। अगर सेल वाले को कहा जाता है कि भाई आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाओ, थोड़ी देर काम करो, तो वो कहता है इट्स नॉट माई जॉब। जब ये इस तरह का बिहेवियर होगा एम्प्लॉयज़ का, तो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहता है कि भाई किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर काम ना किया जाए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो काम किया जाए। नेक्स्ट है री इंजीनियरिंग का कंसेप्ट एक। अब री इंजीनियरिंग क्या है, सबसे पहले तो वो बताएं। द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल कंटेम्परेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। के उसने यहाँ पे एक बताया कि भाई आप अपना जो एक्टिविटीज़ है, किसी जॉब को करने का तरीका क्या, या किसी जॉब को डिफरेंटली जो है वो बदल दिया जाए, उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का उसको बदलना, किसी जॉब को किस तरीके से दोबारा से ये भाई ये काम इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से नहीं करना, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट आए। किस में? कॉस्ट में, क्वालिटी में, स्पीड में। तो इसको हम लोग कहते हैं री इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं जी? री इंजीनियरिंग। अब इस बुक में माइकल हैमर और जेम्स चैम्पी वो आर्गू करते हैं कि स्ट्रक्चर को वही शेप दी जाए जो स्पेशलाइज्ड में है। जो स्पेशलाइज्ड में जो शेप दी गई थी उसको रिटायर कर दिया जाए कि भाई आपने एक बंदे ने सिर्फ एक ही काम करना है, वो कहता है इसको क्या कर दिया जाए? रिटायर कर दिया जाए। वो कहता है एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो जो इंटीग्रेटेड और अनस्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस हैं उनको टीम्स की सूरत में एम्प्लॉयज़ को वो काम जो है वो असाइन किए जाएं, तो वो काम बेहतर और अच्छे तरीके से जो है वो हो जाएगा। तो अब हमारा जो टॉपिक का जो मेन फोकस है, जिसके लिए हमने ये सब कुछ पढ़ा है, वो है जी कंपिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस। कंपिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहले जो आपको ये बता दूं कि जो ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस है ना, ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस, उसमें कहा गया जी आप जॉब की डिस्क्रिप्शन और जॉब की स्पेसिफिकेशंस को बनाओ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द जॉब ड्यूटीज। जबकि जो आपकी जॉबलेस वर्ल्ड है, इसमें कहा गया कि जी आप जॉब एनालिसिस करो किसकी बेस पर? कंपिटेंसीज की बेस पर। किसकी बेस पर जी? कंपिटेंसी की बेस पर। तो और अब यहां पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा पहले कि सबसे पहले कंपिटेंसी क्या है। डिमॉन्स्ट्रेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट इनेबल परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पर्सन की जिनको वो शो करवाकर अपनी जो जॉब की परफॉर्मेंस है उसको वो बेटर कर सकता है, तो उसको कहते हैं कंपिटेंसी। कि जी इस बंदे में इतनी कंपिटेंसी है, मतलब इस पर्सन के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है, इस पर्सन के पास इतनी जो है इतना नॉलेज है, उसका बिहेवियर ऐसा है, तो ये है आपके पास क्या कहलाता है जी? कंपिटेंस।
कंपिटेंसी। अब कंपिटेंसी लाइक मैं आपको अगर इसकी एग्जाम्पल या टाइप्स बताऊं कि जी कंपिटेंसी 3 तरह की होती है। एक होती है जर्नल कंपिटेंसी, एक होती है लीडरशिप कंपिटेंसी और एक होती है टेक्निकल कंपिटेंसी। कंपिटेंसीज में अगर जनरल कंपिटेंसीज की बात करूं तो उसमें रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब पढ़ने की स्किल्स है, लिखने की स्किल्स हैं या किसी चीज़ को सोचने समझने की स्किल्स है, तो ये है जर्नल कंपिटेंसी कि भाई बंदा पढ़ सकता है, बंदा लिख सकता है, बंदा उसको कैलकुलेट कर सकता है किसी भी चीज़ को। लीडरशिप कंपिटेंसी मतलब लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस पर्सन में, आगे बढ़ के हर चीज़ को लीड करे, किसी भी चीज़ को सोचे, लंबे अरसे के लिए सोचे, दूसरों को पढ़ाए, मतलब दूसरों को बताए कि ये काम इस तरीके से करना है, ऐसे कर रहे हो ऐसे करो, तो ये है लीडरशिप कंपिटेंसीज। और लास्ट पे होती हैं जी टेक्निकल कंपिटेंसीज, जिसका जो फोकस होता है किसी स्पेसिफिक जॉब को कैसे किया जाएगा, तो वो कहलाता है टेक्निकल कंपिटेंसी। अब एक टीचर है वो मोटरसाइकिल रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो टेक्निकल कंपिटेंसी नहीं, हाँ लिख सकता है, पढ़ सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, ये उसके पास जर्नल कंपिटेंसीज हैं। अब वो आगे बढ़कर लीड करे, सबको बताए कैसे करना है, किसी काम को किस तरीके से करना है, ये उसके अंदर लीडरशिप कंपिटेंसीज हैं। इसके अलावा अब वो पढ़ा सकता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, तो ये है उसके पास टेक्निकल कंपिटेंसीज। तो कंपिटेंसीज जो हैं वो 3 टाइप्स की जो हैं वो होती हैं। अब कंपिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस है क्या, कि मतलब जॉब को एनालिसिस करना मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल एंड बिहेवियरल कंपिटेंसीज ऑफ एन एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय की कंपिटेंसीज कौन कौन सी, मतलब ऐसी कंपिटेंसीज जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और उनके बिहेवियरल कंपिटेंसीज जैसे उसके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनकी बेस पर जॉब एनालिसिस करना जॉब कंपिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस कहलाता है। अब कंपिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस को क्यों यूज़ किया जाए और क्यों यूज़ ना किया जाए। अब देखिए इसका जो सबसे पहला है वो ये है, क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस आपको बताता है कि भाई स्किल्स, नॉलेज और कंपिटेंसीज इस वर्क के लिए कौन सी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए कंपिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस मोर स्ट्रेटेजिक है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, अब अगर आप कंपिटेंसी जॉब एनालिसिस करते हो तो किसी बंदे की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना ज़्यादा इजी हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ किया है दैट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मीन्स आप एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग करवानी है या उनको कितना रिवार्ड देना है, उसका अंदाज़ा लगाना स्किल्स की बेस पर, उसके पास जो कंपिटेंसीज हैं उनकी बेस पर, वो कहलाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्या कहलाता है जी? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके अलावा जो इसका मकसद होता है, देखिए अगर कोई पर्सन उसको ड्यूटीज़ की बेस पर अगर उसको पे दी जाती है तो वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं होता। अगर आप कंपिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस करते हो तो उसको करने के बाद अगर किसी पर्सन को रखते हो तो आपको पता होता है इस पर्सन के पास इस तरह का स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो वो जिस पर्सन को आप रखोगे वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा।
और वो ज़्यादा काम करेगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो हासिल करेगा। उसके अलावा है जी, हम लोग ने ये पढ़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस क्या है, कॉम्पिटेंसी कितनी तरह की होती है। तो जी अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ हाउ टू राइट जॉब कॉम्पिटेंसी, कि अगर हमने जॉब कॉम्पिटेंसीज बेस पर या आपने किसी जॉब के लिए किस तरह की कॉम्पिटेंसीज चाहिए उनको लिखना है, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस करना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो देखिए, जॉब की कॉम्पिटेंसीज को डिफ़ाइन करना और लिखना जो है, ये जैसे ट्रेडिशनल मेथड में जॉब एनालिसिस करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ के पास किस तरह की कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए किसी काम को करते वक्त, उनका अंदाज़ा लगाना इंटरव्यू के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए लगाया जा सकता है या क्वेश्चनरी के ज़रिए लगाया जा सकता है। तो उसका तरीक़ाकार सेम वही होता है। इसके बाद है जी, कई दफ़ा ये भी होता है जी, एक है बीपी मैट्रिसेस, एक है बीपी मैट्रिसेस। अब यहाँ पे बीपी मैट्रिसेस, बी से मुराद है ब्रिटिश, पी से मुराद है पेट्रोलियम। अब ब्रिटिश पेट्रोलियम मैट्रिसेस, अब है क्या बेसिकली ये वाला कि ब्रिटिश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन जो डिवीज़न है ना, उसने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसने कहा है जी एफिशिएंट वर्किंग के लिए, उसने कहा जी किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास किस तरह की स्किल्स को आपने जज करना है कि जी उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कितनी है, उसको बिजनेस की अवेयरनेस कितनी है, उसकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, वो कितना अच्छा डिसीजन मेकर है, उसके पास कितनी तरह की लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, उसके पास किस तरह की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल जो हैं उसके पास स्किल्स हैं। इसके अलावा वो कितनी उसके पास एबिलिटी है कि वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निकल सकता है। तो इस तरह की जो कॉम्पिटेंसीज को बेस बनाते हुए उसने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसको क्या कहा जाता है, बीपी मैट्रिसेस। अब कॉम्पिटेंसी बेस एनालिसिस करने के लिए आप इस जो आपके पास इसका जो मैट्रिसेस है, मतलब इसका जो चार्ट है, आप लोग इसको भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो कि आपको पहले से प्री डिफाइंड बता दी गई हैं, उसमें नंबरिंग दे दी गई है ए से लेके एच तक, और जो बंदा सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंसी रखता हो उसको आप लोग जो है अपनी जॉब के लिए सिलेक्ट करते हो। ओके जी, ये तो जो है हमारा आज का टॉपिक और ये जो हमारा था चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है जॉब एनालिसिस का। हमने पहले जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस, उसके बाद डिटेल से जॉबलेस वर्ल्ड के अंदर जॉब एनालिसिस को स्टडी किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग अपने लेक्चर्स की आगे की तरफ चलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ताला इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट लक जी।